नाम मैरी क्यूरी है। वो पहली मशहूर साइंसदान। मैंने अपने नोबेल प्राइजेस और कैश प्राइजेस को वर्ल्ड वार 1 के लिए डोनेट कर दिया। मैंने वर्ल्ड वार 1 में सोल्जर्स के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स बनाई और खुद ड्राइविंग सीखकर फ्रंट लाइन पर जाकर जख्मी सोल्जर्स की मदद की। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस के यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप, माहौल और ग़िज़ाई ताल्लुकात में काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इकोसिस्टम, हैबिटेट और उनकी इकसाम के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हम हैबिटेट की इकसाम को तफसील से पढ़ेंगे। हैबिटेट की इकसाम, काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। जानदार मुख्तलिफ इकसाम के हैबिटेट्स में रहते हैं। जानदारों में अपने हैबिटेट में रहने के लिए मखसूस खूबियाँ होती हैं। घास के मैदान का हैबिटेट, द ग्रासलैंड हैबिटेट। घास का मैदान घास वाला तेज हवाओं वाला खुश्क इलाका होता है। इन इलाकों में औसत दर्जे की बारिश होती है। यहाँ पाए जाने वाली मट्टी बहुत जरखेज होती है। घास के मैदान में घास प्रोड्यूसर्स हैं। ज़्यादातर चरने वाले जानवर जैसे कि भेड़ें, बकरियां, भैंसें और हिरन वगैरह घास के मैदान में पाए जाने वाले जानवरों की चंद मिसालें हैं। चंद गोश्तखोर जानवर जैसे कि चीते, लोमड़ियां, भेड़िए और उकाब वगैरह भी इसी हैबिटेट में पाए जाते हैं। तालाब का हैबिटेट, द पॉन्ड हैबिटेट। तालाब जानदारों से भरपूर एक हैबिटेट होता है। एल्गे, काई, आबी नरगिस वगैरह पौधे पानी में पाए जाते हैं। मछलियों, आबी खटमल, पॉन्ड स्केटर्स, भेड़िया या मकड़ा, वोल स्पाइडर्स, घोंगे, स्नेल्स और माइक्रोस्कोपिक जानदार भी तालाब में पाए जाते हैं। सहराई हैबिटेट, द डेजर्ट हैबिटेट। सहरा खुश्कतरीन ज़मीनी इलाके हैं। यहाँ बारिशें कम होती हैं। रेतली मिट्टी की वजह से बारिश का पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है। कुछ पौधे और जानवर खुद को पानी की किल्लत के मुताबिक ढाल लेते हैं। थोहर, कैक्टाई, यूफोर्बिया, छिपकलियाँ, लिजर्ड्स, सांप, सहराई चूहे, कैंगरू रेट्स, ऊंट वगैरह सहराई हैबिटेट में पाए जाते हैं। मरतूब जंगलात का हैबिटेट, द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। मरतूब जंगलात हमेशा नमदार होते हैं। इनमें सारा साल बारिशें होती हैं। पौधों की एक बड़ी तादाद जैसा कि जड़ी बूटियाँ, झाड़ी नुमा पौधे और दरख्त यहाँ पाए जाते हैं। तितलियों, सांपों, छिपकलियों, तोतों, हमिंग परिंदे यानी ह्यूमिंग बर्ड्स, बिल्लियाँ और चीते वगैरह भी इसी हैबिटेट में पाए जाते हैं। हैबिटेट में तब्दीलियों का बाइस बनने वाले अवामिल, द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। रोशनी, टेम्परेचर, हवा, मिट्टी और पानी माहौल के बेजान एबायोटिक अवामिल हैं। इन अवामिल में तब्दीलियाँ हैबिटेट की आबादी में तब्दीलियों की वजह से बनती है। सूरज की धूप ज़मीन पर एनर्जी का बुनियादी जरिया है। पौधे रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। ज़मीन पर मौजूद जिंदगी की तमाम अशकाल खुराक के लिए बिलावास्ता या बिला वास्ता सब्ज पौधों पर इन्हिसार करती हैं। रोशनी की शिद्दत या लाइट इंटेंसिटी किसी हैबिटेट में पौधों की तादाद को मुतासिर करती है। टेम्परेचर किसी हैबिटेट की आबादी में तब्दीली ला सकता है। टेम्परेचर में गैर मामूली तब्दीली हैबिटेट को मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तौर पर गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो आबी जानवरों के साथ क्या होगा? पानी जिंदगी के लिए लाजमी है। जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ जानदार भी ज़्यादा पाए जाते हैं। हिजरत यानी माइग्रेशन एक और आमिल है जो किसी हैबिटेट की आबादी का साइज तब्दील करता है। जब कुछ फर्द किसी इलाके में नए आते हैं तो इस इलाके की आबादी में इजाफा हो जाता है। खुश्क साली यानी ड्राउट वो हालत है जो उस वक्त पैदा होती है जब किसी इलाके में एक लंबे अरसे तक बारिश ना हो। तालाब या नदियाँ खुश्क साली के दौरान खुश्क रहती हैं। तालाब में रहने वाले ज़्यादातर पौधे और जानवर मर जाते हैं। जब किसी इलाके में लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा बारिश हो तो इस इलाके में सैलाब आ सकता है। सैलाब के दौरान बहुत से पौधे और जानवर मर जाते हैं या दूसरी खुश्क जगहों की तरफ चले जाते हैं। बाज़-औक़ात आसमानी बिजली किसी जंगल में दरख्त पर गिरने से जंगल की आग का बाइस बनती है। ज़लज़ले यानी अर्थक्वेक्स सतह ज़मीन के अचानक लरज़ने से आते हैं। ज़लज़ले किसी हैबिटेट को बड़ी तेज़ी से तब्दील करते हैं। 8 अक्टूबर 2005 में एक शदीद ज़लज़ले ने पाकिस्तान भर में वसी इलाके को तबाह किया। 70,000 से ज़ायद लोग अपनी जानें गंवा बैठे। जानवरों और पौधों की एक बड़ी तादाद भी बर्बाद हो गई। लोग हैबिटेट को तब्दील कैसे करते हैं? हाउ पीपल चेंजेस हैबिटेट। इंसानी सरगर्मियाँ भी हैबिटेट को तब्दील करती हैं। जब हैबिटेट तब्दील होते हैं तो कुछ जानदार मर जाते हैं।
इंसानी बका के लिए खेती बाड़ी बहुत अहम है। लोग को खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए, जिसके लिए वो जंगलात काटते हैं। आलूदगी या पोल्यूशन हैबिटेट्स में तब्दीलियां लाने वाला एक और आमिल है। आलूदगी ज़मीन, पानी और हवा को नुकसान पहुंचाती है। आलूदगी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह है। फिजाई आलूदगी हवा को मुतासिर करती है, जिससे हम सांस लेते हैं। कारखाने और मोटर गाड़ियां माहौल में फिजाई आलूदगी में इजाफा करते हैं। फिजाई आलूदगी हमारे सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाती है। हैबिटेट का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए? हाउ टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स। वसाइल के इस्तेमाल में कमी का मतलब है कि वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जाए। वसाइल के दोबारा इस्तेमाल का मतलब है कि जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उनको फेंका ना जाए। वसाइल की रीसाइकलिंग का मतलब है कि इस्तेमाल शुदा अशिया इस्तेमाल करके नई अशिया बनाई जाएं। किसी हैबिटेट में रहने के लिए जानदारों का मवाफ़क़त पैदा कर लेना। अडैप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन अ हैबिटेट। पौधे और जानवर मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। इनमें ख़ास खसूसियत पैदा हो जाती है जो इन्हें अपने हैबिटेट में रहने में मदद देती है। अडैप्टेशन से मुराद जानदार के जिस्म या रवैये में वो तब्दीली है जो इसे अपने हैबिटेट में जिंदा रहने में मदद देती है। आबी हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स। जिस्म की नोकदार शक्ल एक अहम मवाफ़क़त है जिससे जानवर पानी में आसानी से हरकत करते हैं। बतखों, समुद्री बगलों और मेंढकों में झिल्लीदार पाँव पानी में हरकत करने में मदद देने के लिए चप्पुओं का काम करते हैं। तैरने वाले पौधे जैसा कि आबी स्नेल, वाटर हाइसिंथ, आबी काई, डकवीड और आबी कंवल वाटर लिली में तैरने वाले पत्ते और डूबी हुई जड़ें होती हैं। ज़मीनी हैबिटेट्स, लैंड हैबिटेट्स। ज़मीनी हैबिटेट्स में रहने वाले पौधे और जानवर भी खुद को अपने माहौल के मुवाफिक अच्छी तरह ढाल लेते हैं। बर्फानी लूमड़ यानी आर्कटिक फोक्स और बर्फानी रीछ पोलर बियर के जिस्मों पर मोटी फर होती है। ये मोटी फर इन जानवरों के जिस्मों को शदीद सर्दी में गर्म रखती है। बर्फानी उल्लू स्नोई आउल के जिस्म पर फीदर्स की मोटी तह होती है। सहराओं में पौधे और जानवर खुद को झुलसा देने वाली गर्मी के मुवाफिक ढाल लेते हैं। ऊंट के पाँव और बड़ा मैदा सहरा में रहने के लिए मुवाफ़क़तें हैं। परिंदों के गीत, शेरों की चिंगाड़, भेड़ों की चीखें वगैरह रवैये की मुवाफ़क़तें हैं। पौधे भी खुद को जिंदा रखने के लिए मुवाफ़क़तें इख्तियार करते हैं। मरतूब जंगलात में सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए पौधे बहुत ऊंचे हो जाते हैं। किसी हैबिटेट में रहने के लिए जानदारों का मवाक़िफ़ पैदा कर लेना। आइए इस वीडियो में होम हैबिटेट के बारे में तफसील से देखें। बायोम क्या है और बायोम ऑफ द वर्ल्ड को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जमीन पर रहने वाले तमाम पौधे और जानवर जिंदा रहने के लिए दूसरे जिंदा जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। किस तरह जिंदा अशिया सूरज, पानी, हवा और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे मिलकर एक बैलेंस कायम करते हैं, जिसके तमाम मेंबर्स को बढ़ने की इजाजत देते हैं। जब हम बायोम्स की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक जैसे इकोसिस्टम का बड़ा ग्रुप है। एक बायोम में तमाम एरियाज के पौधे, जानवर और मौसम होते हैं। जमीन पर बहुत से मुख्तलिफ बायोम्स हैं, जो कि दोनों जमीन और पानी में मौजूद हैं। चलिए प्लांट अर्थ पर बहुत से बायोम्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैरीन बायोम के बारे में देखते हैं। मैरीन बायोम सबसे ज्यादा सॉल्ट वाटर, ओशन और जमीन पर मौजूद सबसे बड़े बायोम से मिलकर बना होता है। ये जमीन की सरफेस का 70% कवर करता है। यहाँ 230,000 मशहूर स्पीशीज हैं। जानवर जो मैरीन बायोम में रहते हैं उनमें फिश, शार्क्स, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, डॉल्फिन्स, मैनाटीज, सील्स और वेल्स और दूसरे बहुत से शामिल हैं। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है जो कि जमीन पर मैरीन बायोम में रहती हैं। हजारों प्लांट स्पीशीज ओशन में भी रहती हैं। ओशन प्लांट्स काफी अहम होते हैं क्योंकि वो जमीन को आधी से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि दुनिया में मौजूद हर फॉरेस्ट,
एल्जी, कैल्प्स, सी वीड्स, हत्ता कि छोटे फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होते हैं। ये सब ओशन में रहते और ग्रो करते हैं। ओशन के साथ बहुत सी मुख्तलिफ बायोम्स हैं जो कि टेम्परेचर में तब्दीली, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट वगैरह पर बुनियाद रखता है। पानी में एक खास किस्म की मैरीन बायोम कोरल रीफ है। कोरल रीफ्स ओशन में छोटी एरियाज होते हैं, लेकिन 25% के करीब यहाँ स्पीशीज रहती हैं। लेकिन ये बहुत से हजारों साल से छोटे एनिमल्स बनाती हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। पॉलिप्स का लाइमस्टोन स्केलेटन होता है और अगर पॉलिप्स की एक नस्ल खत्म हो जाए तो अगली नस्ल उनके टॉप पर ग्रो करेगी। कोरल रीफ्स बतदरीज बड़ी से बड़ी होती जाती हैं। पॉलिप्स एल्जी से एनर्जी लेते हैं जो जिंदा रहने के लिए उनमें रहते हैं। एल्जी एक प्लांट है। उन्हें खुराक हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, इसीलिए कोरल रीफ गर्म पानी में पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ स्पीशीज के लिए खुराक और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये पोल्यूशन और मछलियों के ज्यादा शिकार जो इंसान करते हैं उनकी तबाही की वजह बनते हैं। एक्वेटिक बायोम की आखिरी किस्म जो हम विजिट करेंगे वो फ्रेश वाटर बायोम है। मैरीन बायोम की तरह ये सॉल्ट वाटर के साथ भरा होता है। फ्रेश वाटर बायोम्स पानी से भरे होते हैं जिसमें सॉल्ट का लेवल कम होता है। बहुत से एनिमल्स के लिए जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, और जानवर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकते। एनिमल्स जो फ्रेश वाटर के गिर्द या फ्रेश वाटर बायोम्स में रहते हैं उनमें फिश, फ्रॉग, एलिगेटर्स, स्नेक्स, ऑटर्स, टर्टल्स और बियवर्स शामिल हैं। यहाँ 3 तरह के फ्रेश वाटर बायोम्स हैं। ये पॉन्ड्स और लेक्स हैं जिसमें अभी तक पानी है। स्ट्रीम्स और रिवर्स जिनमें पानी हरकत में रहता है, और वेटलैंड्स जो कि लैंड और पानी का मजमुआ है। चलिए लैंड बायोम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे। आर्कटिक में पोलर आइस कैप्स होती हैं। अंटार्कटिक रहने के लिए हार्श जगह हैं। प्लांट्स बर्फ पर नहीं रह सकते, लिहाजा इस बायोम में बहुत से जानदार एनिमल हैं। आइस कैप्स के एजेस पर एनिमल्स रहते हैं, वो ओशन पर फूड हासिल करते हैं। फिश छोटे एनिमल्स हैं। साउथ पोल ज्यादातर पेंगुइन्स, सी बर्ड्स जैसा कि एल्बाट्रॉसेस, पीटरल्स और गल्स वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं जो यहाँ रहते हैं। वेल्स और सील्स कोस्ट में पानी में रहती हैं। नॉर्थ पोल पर आप पोलर बियर देख सकते हैं, जैसा कि पानी में रहने वाले मैमल्स जैसा कि सील्स, वाल्रसेस और वेल्स वगैरह हैं। इनके गिर्द फैट और फर की मोटी तह होती है। ये ठंड के खिलाफ इंसुलेट करने में मदद देती है। आर्कटिक साउथ टंड्रा में पाए जाते हैं। टंड्रा में ठंड औसतन सिर्फ 18 डिग्री फ़ारेनहाइट या -7 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 2 मौसम होते हैं, एक लंबा गहरा सर्द मौसम और छोटा शॉर्ट सीजन। क्योंकि ये सर्दियों के दौरान नॉर्थ पोल के करीब होता है, रातें लंबी हो जाती हैं और लंबी से लंबी तरीन हो जाती हैं, यहाँ तक कि सूरज तुलू नहीं होता। समर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दिन लंबे हो जाते हैं, यहाँ तक कि सूरज पूरा दिन और रात रहता है। टॉप सॉइल के नीचे एक पतली तह होती है। जमीन मुस्तकिल तौर पर जम जाती है। समर के दौरान जब टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स को सस्टेन करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ दरख्त नहीं होते। ग्रोइंग सीजन बहुत मुख्तसर होता है। टंड्रा में प्लांट लाइफ मॉस, ग्रासेस या छोटी श्रब्स पर मुश्तमिल होती हैं। यहाँ टंड्रा में कुछ जानवर मौजूद होते हैं।
आर्कटिक फॉक्सेस, हेरिज, स्नोई आउल्स, मस्कॉक्स और कैरिबो जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ रहते हैं। फॉरेस्ट साउथ में ठंडे लैटिट्यूड पर फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज पर डोमिनेट होते हैं और पूरे साल अपने गिर्द नीडल्स रखते हैं। वो सबसे कम सनलाइट बनाते हैं। साउथ में पाइन के दरख्त बड़े पत्तों वाले दरख्तों के साथ मिक्स होते हैं। जब मौसम ठंडा हो तो उनके पत्ते गिर जाते हैं। फॉरेस्ट ग्रो करते हैं जब यहाँ ज्यादा गर्मी ना हो और ना ही ज्यादा सर्दी हो। पानी और न्यूट्रिएंट से भरपूर जगह मौजूद होती हैं, जिसके नतीजे में प्लांट्स और एनिमल्स एक वसी पैमाने पर फॉरेस्ट को अपना घर बनाते हैं। मॉस, डियर, बियर्स, वॉल्व्स, फॉक्सेस, रैबिट्स और स्क्विरल्स जैसा कि बहुत से मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड्स और रेप्टाइल्स अपना घर फॉरेस्टेड बायोम्स में बनाते हैं। एक दूसरी का बायोम ग्रासलैंड और सवाना है। ग्रासलैंड्स वसी लैंड हैं जिन पर कम प्लांट्स जैसा कि ग्रास और फूल ग्रो करते हैं। यहाँ ग्रासलैंड में टॉल ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बारिश काफी नहीं होती, लेकिन पानी सहरा में ज्यादा चाहिए होता है। सवाना ग्रासलैंड से काफी मुमासलत रखता है, लेकिन इनमें टूटे हुए दरख्त भी मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ अक़साम की ग्रासेस ग्रासलैंड और सवाना पर ग्रो करती हैं। बहुत से बड़े जानवर हत्ता के चरने वाले जानवर ग्रासलैंड में रहते हैं और इन प्रीडेटर से बचने की कोशिश करते हैं जो इनका शिकार होते हैं। अगरचे घास में बड़े एनिमल्स छुप नहीं सकते, छोटे एनिमल्स के लिए काफी सारी छुपने की जगह हैं, जैसा कि माइस, स्नेक्स, रैबिट्स और बर्ड्स वगैरह। गर्म इलाकों में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखते हैं। रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जहां बहुत बारिश होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत नमदार और गर्म होता है जो कि इक्वेटर के करीब होता है और पूरा साल गर्म रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जो दुनिया में बायोम के किसी भी हिस्से में प्लांट और एनिमल की स्पीशीज की तादाद से काफी ज्यादा होती है। रेन फॉरेस्ट में दरख्त आमतौर पर कम से कम 100 फीट या 30 मीटर्स हाइट रखते हैं। कैनोपी के सबसे बड़े हिस्से से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट फ्लोर लाइफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। कुछ रेन फॉरेस्ट जानवर पूरी जिंदगी जमीन को टच नहीं करते। छोटे जानवर जैसा कि मंकीज, बर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स और लिजर्ड्स रेन फॉरेस्ट में कॉमन होते हैं। फ्रॉग्स, मंकीज, बैट्स, एंटीएटर्स, जगार्स और हजारों हशरात भी यहाँ रहते हैं। रेन फॉरेस्ट ऑक्सीजन के लिए एक अहम प्रोड्यूसर है। जैसा कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज आधी से ज्यादा दुनिया में रहती हैं। बहुत सी नई मेडिसिन्स भी पाई जाती हैं। यहाँ प्लांट्स पर बहुत तहकीक होती है जो यहाँ ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बड़े और डेंस होते हैं, जो कि दरियाफ्त होने तक बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अननोन होते हैं। लेकिन रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन से खतरा होता है, जैसा कि ह्यूमंस इन्हें लकड़ी और फार्मलैंड के लिए काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम डेजर्ट को विजिट करेंगे। सहरा खुश्क होता है, कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे। जब बहुत से लोग सहरा के बारे में सोचते हैं तो वो गर्म जगहों, सहराओं और वार्म एरियाज में रहते हैं, जो दिन के वक्त गर्म हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत खुश्क होते हैं। वो सन से हीट हासिल करने के काबिल नहीं होते और रात में सर्दी ज्यादा हो जाती है। मुश्किल सूरत हाल के अलावा बहुत से पौधों और जानवरों ने सीखा है कि सहरा में किस तरह सरवाइव किया जाता है। कैक्टस बहुत मशहूर किस्म के सहराई पौधे हैं, लेकिन घास, श्रब्स और कुछ किस्म के छोटे दरख्त भी उगते हैं। बहुत सी किस्म के सहराई पौधे न सिर्फ कैक्टस
بلکہ کچھ قسم کے تھرونز یا شارپ سپائنز انہیں بھوکے جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت سی اقسام کے ریپٹائل اینیملز صحرا میں رہتے ہیں: سنیکس، لیزرڈز، ٹورٹائز۔ برڈز جیسا کہ آؤل، ہاکس اور میملز جیسا کہ کیملز، فاکسز اور ڈیزرٹ ہارز نے اپنی بقا کے لیے کافی طریقے دریافت کر لیے ہیں جو کہ صحرا میں بھی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج ورڈ آف بایومز کے بارے میں کافی کچھ سیکھا اور انجوائے کیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔